और उस पीठ पे वो स्क्रू ड्राइवर सिर्फ मुझे एक एहसास दिलाता है, शायद दर्द का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। और उस 4 साल में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी कि कोई आता है, छूता है, चला जाता है। डरी हुई, सिमटी हुई, कभी बाथरूम में जाके रोना, कभी मैनेजर की डांट खा के समझ नहीं पाना कि वो इंग्लिश में क्या बोल गई। एंड आई इनोवेटेड दिस आइडिया इन 2015. सो वी आर ब्लेस्ड ऑलमोस्ट 2,000-3,000 कार्स. मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, आज जो आपके सामने ये शख्सियत खड़ी है, ये शायद कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गई. I have never been to school and college till age of my 33. And the surprising thing in my life, when I am talking to you guys, I don't know even one word of English in the age of 22. Now, अब मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग से सुनाती हूँ, मेरे बचपन की कहानी. बचपन में अक्सर आप अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ बड़े होते हो और कुछ सीखते हो, या कुछ स्कूल में जाते हो, कुछ सीखते हो. मेरी लाइफ की जर्नी शुरू होती है 5 साल की उम्र से. अक्सर पिता को माँ को मारते हुए देखा. एक टॉक्सिन सा एनवायरनमेंट था घर में, जो समझ में नहीं आता था टॉक्सिन क्या होता है, जो अब बोल पा रही हूँ मैं. उस माहौल में माँ को हमेशा मार खाते हुए देखकर हमेशा से ये था कि क्या हो रहा है, नहीं समझ में आता था. एंड फाइनली माई फादर लेफ्ट अस व्हेन आई वाज 6. माँ को और मुझे ये पता ही नहीं था हमें कहाँ जाना है, कहाँ से हमें खाना मिलेगा, कहाँ से हम क्या करेंगे. और ऐसे सोचते सोचते हम फाइनली अपने मामा जी के घर पहुंचते हैं. जब आप कहते हैं ना कि किसी और के घर में रहते हैं तो उनकी शर्तों पे रहना होता है. वो आपको क्या बोलते हैं, कैसे बिठाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सब उनके हिसाब से चलना होता है. और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आप किसी के घर रहने जाते हो ना, तो आपकी इच्छाएँ और आपकी सोच तो वहीं ख़त्म हो जाती है. और उसी के साथ वो 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची कब बड़ी हो गई और उसके हाथ में उन 6-7 बच्चों की जिम्मेदारियां दे दी जब वो खुद बच्ची थी. उसको खुद नहीं पता था कि ज़िंदगी कैसे संभालते हैं, क्या करना होता है, लेकिन उसके हाथ में वो 5-6 बच्चों की जिम्मेदारी दे दी और उसका स्कूल जाना बंद कर दिया. अक्सर बहन भाइयों को पढ़ते हुए देखकर लगता था कि मैं भी कुछ पढ़ लूँ. नहीं मिला मौका, क्योंकि किसी की बुक्स पकड़ानी है, किसी को नहलाना है, किसी को खाना खिलाना है, नानी को संभालना है, घर के काम करने हैं, 4 मंजिल के घर की सफाइयाँ करनी है, 200 कपड़े धोने, इतने सारे काम सिर्फ 7 साल की उम्र में. पर ठीक है, मम्मी किचन संभाल रही थी, मैं बच्चों को संभाल रही थी. ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी में 14 साल निकल गए. 14 साल की उम्र में अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज़. मेरे ही घर के जिन्होंने मुझे पेट में खाना दिया, छत दी, उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया एटलीस्ट 4 साल तक. और उस 4 साल में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी कि कोई आता है, छूता है, चला जाता है. ना छुअन का मतलब पता था, न डर, बस डर रहता था. नींद में बच्चों के बीच में सोना और उस हाथ का आना, वो आज तक डराता है. आज भी चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे वो डर है, आज भी उन किताबों के पीछे वो डर है. तो वो डर जो था मेरा इतना ज़्यादा था कि मैं समझ नहीं पाती थी. और ये तब समझ में आया जब माँ ने उसको नोटिस किया. देन फर्स्ट टाइम मेरी मदर ने उस चीज़ को नो कहा, उस अब्यूज़ को और उस इंसान को नो कहा, और उन सारे एहसानों को नो कहा जो हमें मिले थे, जो हमें खैरात में, प्यार में, विश्वास में, हर चीज़ में मिले थे. एंड यू नो, वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एहसानमंद हो गई थी कि माँ को भी डर लग रहा था कि मैं किसको नो बोल रही हूँ, क्या हमारे पास कोई उम्मीद है, नहीं है. कोई नहीं, माँ ने नो कहा, उस अब्यूज़ को नो कहा, उस इंसान को नो कहा, और उसका फल ये मिला कि हमें घर से बाहर निकाल दिया गया. निकल पड़े, पता नहीं था कहाँ जाएंगे. 2 साल तक बस स्टैंड पे सोना, रिश्तेदारों के दरवाजे के बाहर सोना, रिश्तेदार लॉक करके चले जाते थे, आते हैं बोल के चले जाते थे. 5-5 दिन तक खाना नहीं मिलता था. मम्मी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने किचन के अलावा कोई और दुनिया नहीं देखी, और मैं तो वैसे भी सिर्फ 17-18 साल की थी, तो उसमें तो मुझे क्या समझ में आएगा. फिर भी हम जैसे तैसे हम गुड़गांव शहर में पहुंच ही गए. गुड़गांव में जब मैं 1995 में पहुंची तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे एक फैक्ट्री में जॉब दिलवाई, जहाँ पे मेरा काम होता था सिर्फ सामान एक जगह से उठाना, दूसरी जगह रहना, और उसके बदले में महीने के आखिरी में सिर्फ मुझे 450 रुपये का मिलना. पहली बार वो 400-450 रुपये की जो खनक हाथ में आई, उससे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे तो ये चाहिए था, मेरी घर की खुशियाँ इसी से थी.
घर में अपने पैसे से खाना आना, वो पहला छोटा सा टेडी बियर लेना 10 रुपए का, समझ में आया कि ये मेरा खिलौना है जो आज भी है। ये सारी चीज़ें उस दौरान चल रही थी। अचानक मेरी नज़र जाती है एक टेलीफोन ऑपरेटर पे। मेरे कंपनी मतलब मेरी फैक्ट्री होती है हमारे कंपनी में, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि उसका काम क्या है। सुपरवाइज़र ने मुझे हेल्प की, मैं वहाँ तक पहुँची, उसके काम को समझा और फिर एक डिसीजन ले लिया कि उसको 6,500 मिलते हैं सिर्फ 8 घंटे के, और मैं पूरा दिन एक जगह से दूसरी जगह सामान रखती हूँ और मुझे सिर्फ 450 रुपये, तो इसका फ़र्क क्या है। वो फ़र्क समझा और उसी दिन फैसला किया कि ये 6,500 रुपये अगले महीने नहीं तो 2 महीने के बाद मेरे अकाउंट में होंगे। और इसी जज्बे के साथ मुझे पता चला कि हरियाणा गवर्नमेंट में वुमेन्स को कंप्यूटर्स क्लासेस सिखाई जाती थी और थोड़ा बहुत बोलना भी सिखाया जाता था, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में गिटर पिटर। और उस गिटर पिटर में शायद शब्दों का ग्रामेटिकल एरर्स क्या होते थे वो भी नहीं बताया जाता था, जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया ग्रामर क्या होती है। एंड मैंने कंप्यूटर सीखा और थोड़ा बहुत टेलीफोन ऑपरेटिंग सीखा। मज़े की बात ये थी कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। अक्सर लोग धोखा खाते हैं जब मैं फ़ोन पे बात करती हूँ कि ये 16 की है या 18 की है या 44 की है। और इसी सिलसिले के साथ मुझे एक जॉब मिली टेलीफोन ऑपरेटर की, और एक सेल्स ऑफिस में मुझे काम मिला। और मैंने अपना काम शुरू ही किया था कि माँ ने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश रखी कि बेटे अब शादी कर लो, घर बसा लो। घर बसाने से ही तो लड़कियां बड़ी होती हैं, शायद यही सिखाया जाता है सारी दुनिया में। और उस घर बसाने के लिए मैंने सोचा ठीक है घर बसा रहे हैं। पहले दिन शॉपिंग पे गए, मासी ने कहा डीडीएल जल्दी देखते हैं। मुझे लगा शायद मेरा राहुल मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि काजोल तो मैं ही हूँ, शादी तो मुझे ही करनी है ना, तो मेरा राहुल मेरे लिए है और मैं काजोल हूँ, तो कहीं ना कहीं तो ट्रेन मिस होगी। इन्हीं ख्वाबों के साथ वो 7 फेरे हुए, ससुराल पहुंची। वक्त कहते हैं ना कि अभी शुरू हुआ ही नहीं था उन पलकों में, वो फूल अभी भी मुझे मिलना बाकी था, वो रात शुरू होने वाली थी। अचानक से एक स्क्रू ड्राइवर मेरे पीठ पे घोंप दिया जाता है, और उस पीठ पे वो स्क्रू ड्राइवर सिर्फ मुझे एक एहसास दिलाता है, शायद दर्द का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। पता नहीं उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अक्सर राहुल तो राहुल था, सिमरन का राहुल था, काजोल का राहुल था, बट मेरा राहुल ऐसा क्यों है। आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वो पहली रात भयानक, जो शायद उस बचपन से भी ज़्यादा भयानक थी। I was raped with my brother-in-law and with my husband brutally at least for 3-4 days without eating anything, a piece of single bite in my life. Finally मेरे father-in-law को तरस आया कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया है, और उन्होंने मेरी मरहम पट्टी कराई और फाइनली मेरे घावों को भरा गया। और उस तरह से एक सवाल था, माँ ने कैसे झेल लिया ये सब कुछ, तेरे अंदर तो वो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दिमाग में ये था कि अगर मैं भी घर जाऊंगी तो शायद माँ से अक्सर ये समाज सवाल पूछता है कि तुम्हारे साथ जो हो तुम्हारी बेटी के साथ भी हुआ, इसका मतलब तुम औरतों में कोई कमियां हैं। अक्सर ये सवाल सिर्फ लड़कियों से ही पूछा जाता है कि शायद तुम चरित्र से फिट नहीं हो। लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का था कि मैं लड़ क्यों नहीं पा रही हूँ, वो जुनून मुझे क्यों नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए था। और फाइनली एक दिन आता है कि मेरी मदर इन लॉ बाइक की डिमांड करती है जो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, और वो चूल्हे की लकड़ी उठाती है और मेरे पैर पे चिपका देती है। तब लगा खंजर उस दिमाग पे कि नहीं, ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। एंड दिस वॉज नॉट माई लाइफ एंड आई वॉज नॉट मेंट फॉर दिस लाइफ। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड आई रन अवे। भागी बस में बिना चप्पल, कुछ भी हाथ में नहीं, दिल्ली पहुंची। घर जाके पता चलता है कि कज़न दादाजी की डेथ हो गई। वो सिचुएशन अलग थी, बट उस दौरान भी मैंने घर पे किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ किस हादसों का पहाड़ टूटा हुआ है, और सिर्फ एक ही फैसला किया कि उस इंसान से मुझे तलाक लेना है। 3 साल अकेले लड़ाई लड़ी बिना किसी को बताए। आई टुक अ डाइवोर्स एंड आफ्टर 3 years आई डिसाइडेड कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ और करना है। 300 रुपये के कमरे में फिर से रह के एक कॉर्पोरेट जॉब की तलाश शुरू की। अब मज़े की बात, इस दौरान तो मेरे पास कोई पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि घर वालों ने तो शादी के चक्कर में मुझे 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट तो दे दिए थे कि लड़की की शादी हो जाए, बट कभी स्कूल का माहौल नहीं देखा, कभी पढ़ाई नहीं देखी, तो जॉब कौन देगा, और वो भी कॉर्पोरेट। नाम अच्छा है, कितना अच्छा नाम है ना, कॉर्पोरेट MNCs जॉब्स, बट रियल लाइफ की स्टोरीज कॉर्पोरेट जॉब्स में कुछ और होती है।
12वीं का सर्टिफिकेट था तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की उम्मीद थी. And then I reached to Ranbaxy and I was working there as a administrative support in the back end, and I was handling an EP-based system, and the best quality which I have achieved in a 1 month, I could transfer almost 68 calls in a 1 minute through the console, and it was a big achievement for me because that was like, okay, I can do this EPBX I can manage. एंड उसी दौरान मुझे पता चला कि वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है, वो लता शर्मा में वो आत्मविश्वास क्यों नहीं है, क्यों इन लोगों को फेस नहीं कर पा रही है, हमेशा डरी हुई, सिमटी हुई, कभी बाथरूम में जाके रोना, कभी मैनेजर की डांट खा के समझ नहीं पाना कि वो इंग्लिश में क्या बोल गई, हिंदी में क्या बोलना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, कुछ नहीं पता था. और इसी सिलसिले के साथ फिर मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए. इसी दौरान हमारे जब प्रेसिडेंट होते थे मिस्टर बिल क्लिंटन, he visited to Ranbaxy for some cancer medicine के रिसर्च के लिए, और मेरी मैनेजर ने मुझे ना, खबरदार तुम अगर आगे आए तो. कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बिल क्लिंटन है कौन, नाम तो छोड़ो, मुझे ये भी नहीं पता था कि प्रेसिडेंट क्या होता है. और ठीक है, साइड में खड़ी हुई हूँ, 2-4 लोग और खड़े हुए, उस भीड़ को चीरते हुए जब उन लोग, बिल क्लिंटन ने आके जब सबसे हाथ मिलाया, और जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, तब भी ये समझ में नहीं आया कि हाथ क्यों मिला रहे हैं. बट मुझे ये पता था कि कुछ उम्मीद आ रही है मेरे पास, कुछ रोशनी आ रही है, और वो सिर्फ रोशनी ये थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या मुझे करना चाहिए. एंड इसी दौरान जॉब्स के सारे स्ट्रगल के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मेरे पास ग्रेजुएशन नहीं है, और उसकी वजह से मेरी सैलरी सिर्फ 12-13 हज़ार तक ही अटकी हुई है. And I decided in the age of 29 to do my graduation from Open University. And I complete my graduation in age of 33. 33 साल की उम्र में BA की डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से आती है. Finally, I reached to MNC Publicis Advertising Agency in 2011. वहाँ मेरे CEO ने मेरी लाइफ का एक पूरा नज़रिया ही बदल दिया. और उस 30 सेकंड्स की एडवर्टाइजिंग को जो बनाने में उनका टाइम खर्च होता था, और जो मोटिव होता था, और उस एडवर्टाइजिंग की दुनिया ने जो मुझे सिखाया कि 30 सेकंड में आप किसके सामने क्या बोल सकते हो, कैसे आपकी लाइफ का इम्पैक्ट आना चाहिए. और उस 30 साल की एड्स ने, 30 सेकंड्स की एड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. शायद प्यार से बात करना, अपना गुस्सा ना दिखाना, दूसरों को समझना. आप हमेशा दूसरों को समझने के लिए पहले आप उसकी जगह पे जाइए, फिर आप समझिए कि उसका एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या था. ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, एक अच्छी जॉब मिल गई. सबसे बड़ा हैसल मेरी लाइफ में था, मेरी पर्सनल बॉन्डिंग नहीं थी किसी के साथ. कहते ना कुछ आपकी पर्सनल लाइफ होती है, वो नहीं थी मेरे पास. किसी को गले लगाना चाहती थी, बॉयफ्रेंड नहीं था. किसी के साथ थोड़ा डेटिंग करना चाहती थी तो कोई दोस्त नहीं था. बट आप जैसे यंग जो मेरे कंपनी में मेरे कुलीग्स होते थे, तो आई वुड से लाइक तन्वी, उपासना, कुंदन, देर आर मेनी नेम्स बिहाइंड माई स्माइल, एंड you all youth give me a life. You all give me one meaning. Live today, now, right now. And that's how I learned everything for the modern technology. They taught me how to make a PDF. They taught me how to be on a Facebook. They taught me how to tag your Instagram. They taught me how to be on Twitter. And during all these learnings, my learning is not ending here. To be very honest, I would like suggest you all, अपने एजुकेशन के लिए सिर्फ एक रास्ता खोल दो कि आपके साथ में कोई एक ऐसा हो जिसको PDF नहीं बनाना आता, उसको PDF सिखा दो. ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है. किसी को वर्ड नहीं आता, उसको वर्ड सिखा दो, ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है. एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक से नहीं होता है, लाइफ के लेसन्स भी होते हैं. और इसी के साथ मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ती रही, और आज मैं एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वर्किंग इन अ मिलेमन वेयर आई एम पोस्टेड एज अ इंडियन ऑपरेशन हेड. सून आई एम गोइंग टू बी अ CSR डायरेक्टर ऑल्सो इफ आई एम ब्लेस्ड. एंड ड्यूरिंग दिस कोविड आई इनोवेटेड वन थिंग. मैंने कोविड में अक्सर उन बच्चों को देखा जिसके बारे में नीतू जी ने बात की थी. बाकी सब मिडिल क्लास फैमिली में मोबाइल, टैब सब कुछ था, लेकिन उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं था. इन कोविड आई हैव स्पेंड माई एंटायर हार्ड अर्न मनी, and I try to give 3 months education to those children who are staying behind my house, behind my society. At the same time, I am a founder of a carpooling
भिवाड़ी में, मैं राजस्थान में रहती हूँ और भिवाड़ी से गुड़गांव आने के लिए रोज़ एक स्ट्रगल होता है कि 3 ऑटोज़ और 2 बस लेने होते हैं. So I'm a carpool founder there. In 160 rupees, people are traveling every day from Bhiwadi to Gurgaon. And I innovated this idea in 2015. So we are blessed almost 2,000, 3,000 cars where people are pooling with each other. And we are very safe travels, and females are wonderful co-mate. They cook for us. And male also, they bring some pastas for me sometime and they give me a smiles. And my first drive, when I was standing on my carpool, and I came to know that the man is coming with his wife and said, यार ये तो बहुत खड़ूस है, पता नहीं ये कितना हमारे साथ कारपूल में चलेगी. आज हम उस रिश्ते को निभाते हुए 6 साल हो गए हैं. आज वो मेरा मेडिकल कार्ड बना हुआ है और मैं इस रास्ते पे बहुत खुश हूँ. मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, फिर से, जब तक आप गिरोगे नहीं, उठोगे नहीं, और उठना तो आप ही को पड़ेगा. चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा. लड़का झुके तो उसे संभाल लो, उसको भी आंसू के मतलब समझा दो, उसको भी दर्द का एहसास करा दो, तो जेंडर तो कोई होता ही नहीं है. हमारे पुराने ज़माने में ना, शायद मेरे घर में, मैंने दादी से एक बार सवाल पूछा था कि दादी आपने दादा को कब देखा? तो दादी से देखा कब? मैंने तो नहीं देखा, वो आते थे और चले जाते थे. आई सेड तो फिर इतने बच्चे कहाँ से आ गए? कहते वो मुझे कैसे पता? तो वो सवाल आज के ज़माने में नहीं है. आज 8 साल के बच्चे को पता होता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, राइट? मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ टॉट अस सो मेनी थिंग्स. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड इसके साथ मैं सिर्फ लास्ट बार फिर ये कहना चाहूँगी, ना टूट कर बिखरो इस तरह ज़मीन पर, हमेशा उड़ो आसमान में, क्योंकि आसमान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ आप अपने सपने बुन सकते हो और उसको पूरा कर सकते हो.